तो आइए हम सेक्शन 2 देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो बात करता है डेफिनेशंस का। इस सेक्शन के अंदर हमें कुछ डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं और बताया गया है कि जब तक कि कंटेक्स्ट से कुछ और ना पता चले तब तक के लिए ये जो डेफिनेशंस यूज की गई हैं, जिन वर्ड्स के लिए यूज की गई हैं, उनको उसी वर्ड का मतलब लेके इस्तेमाल करा जाएगा, यूज करा जाएगा। तो सेक्शन 2 का सब क्लॉज ए बात करता है वर्ड कोर्ट की, और इसमें ये बताता है कि कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। सो ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स कोर्ट होते हैं, एंड अदर पर्सन जो ऑथराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए वो भी कोर्ट होते हैं। पर यहाँ पे ध्यान देना ये है कि इट इज नॉट डिफाइनिंग व्हाट द कोर्ट इज, बट इट इज टेलिंग अस व्हाट द कोर्ट वर्ड इंक्लूड्स। तो कुछ अथॉरिटीज देख लेते हैं जो कि कोर्ट मानी गई हैं और कोर्ट नहीं मानी गई हैं। सो इन अ ट्रायल बाय जूरी, द जज एंड द जूरी बोथ आर कंसिडर्ड एज अ कोर्ट। नेक्स्ट, एक डीएम अगर आपकी अपील सुन रहा है सेक्शन 163 ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज एक्ट, देन ही इज नॉट एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ कोर्ट। नेक्स्ट, कोर्ट डज नॉट इंक्लूड एन आर्बिट्रेटर, दो वो लीगली ऑथराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए, इसके बावजूद भी आर्बिट्रेटर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कोर्ट। नेक्स्ट, एक एसडीओ आपकी इलेक्शन पिटीशन सुन रहा है पंचायती राज एक्ट के अंदर, देन ऑल्सो ही इज नॉट एक्टिंग एज अ कोर्ट। नेक्स्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर every officer who is entitled to take evidence is not a court, but the commissioner appointed under the Public Servant Act is a court under the Contempt of Courts Act. Next, and on the same principle, income tax officer is not a court. And next is industrial tribunal under the Industrial Disputes Act is also not considered as a court. Next, section 2 talks about conclusive proof, and conclusive proof means when one fact is declared by this अधिनियम to be the conclusive proof of another. So जब एक फैक्ट अधिनियम डिक्लेयर कर रहा है कि दूसरे का कंक्लूसिव प्रूफ है, तो कोर्ट जो है ऑन द प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, अगर एक फैक्ट प्रूव हो जाता है तो दूसरे फैक्ट को भी मानना पड़ेगा कि वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया है, और जो फैक्ट ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया है उसको डिस्प्रूव करने के लिए फर्दर एविडेंस नहीं मांग सकता कोर्ट। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर एक मैरिज प्रूफ हो जाती है, एक लीगली वैलिड मैरिज प्रूफ हो जाती है, और कोई चाइल्ड बॉर्न होता है 280 डेज के अंदर, तो वो 280 डेज के अंदर जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा उन दोनों व्यक्ति की जिनकी शादी हुई है। सो यहाँ पर आपको सिर्फ शादी प्रूफ करनी है और बच्चे की लेजिटिमेसी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। और जब ये लेजिटिमेसी प्रूव हो रही है तो कोर्ट cannot call for the evidence to disprove the legitimacy of the child. Next, आपको एज प्रूफ करनी है एंड यू आर ब्रिंगिंग योर बर्थ सर्टिफिकेट। सो आप प्रूफ क्या करेंगे? अपना बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ करने से आपकी एज जो है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी, एंड द कोर्ट शैल रिगार्ड द एज एज द प्रूव्ड। एंड एक बार अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ हो गया है तो कोर्ट जो है आपकी एज को डिस्प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं मांग सकता। सो दिस इज व्हाट सेक्शन 2B conclusive proof deals with. Next, section 2 deals with the word disproved. So according to section 2C, disproved में दो सिचुएशन अराइज होती है। फर्स्ट सिचुएशन वेयर द कोर्ट बिलीव्स दैट द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और दूसरी सिचुएशन वहां पे अराइज होती है जहां पे अगर जज के अलावा किसी और व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को बिठा दिया जाए तो वो सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस देख के ऐसे ही एक्ट करेगा या ऐसे ही बोलेगा कि फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। सो डिस्प्रूव्ड इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स व्हेन आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, जितना भी मैटर्स कोर्ट के पास आया उसको कंसिडर करने के बाद द कोर्ट ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोर्ट क्या बिलीव कर रहा है मैटर्स देख के कि ये जो फैक्ट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और कंसिडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, मतलब उसका ना होना उतना ही ज्यादा प्रोबेबल है दैट अ प्रूडेंट मैन, एक समझदार व्यक्ति, ought और necessarily एक्ट करता in the same circumstances of the particular case to act upon the supposition that the fact does not exist. So this is what 2C talks about. Next, section 2
But before going to the another definition, I want to give one example of the word disproved. So एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं इस डेट को इस टाइम पे शादी में था, बट कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा फुटेज लाई गए, वीडियोस दिखाई गई और वो आदमी उस समय कोई मूवी देखने गया हुआ था. सो उस आदमी का ये कहना कि वो शादी में था, ये डिस्प्रूव हो जाता है क्योंकि आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रही है वो आदमी जो है वो कोई मूवी देख रहा था. तो नेक्स्ट हम चलते हैं 2D के ऊपर, जो हमें डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दे रहा है और ये बताता है कि डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और एनी अदर मीन्स or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic records. तो यहाँ पे दो चीज़ है, एक तो वर्ड है आपका मैटर और दूसरा है सब्सटेंस. सो एनी मैटर इज डिस्क्राइब्ड, एक्सप्रेस्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड ऑन द सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स. नाउ वर्ड प्रिंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि बुक्स होगी आपकी, न्यूज़पेपर हो गए. एंड वर्ड लिथोग्राफ्ट का मतलब होता है, आपने यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स देखे होंगे, ब्रोचर्स देखे होंगे, उसमें कुछ लेटर्स उठे उठे से होते हैं जो अगर आप टच करोगे तो आपको फील होते हैं. सो वो लिथोग्राफी होगी. नेक्स्ट, अगर आप किसी न्यूज़पेपर की फोटो लेते हैं या लिथोग्राफ्ट सर्टिफिकेट की एक फोटो लेते हैं, दैट इज अ फोटोग्राफ एंड दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट. सो डॉक्यूमेंट मीन्स एनीथिंग दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड यूजिंग writing or symbols etc. and the purpose of a document is to store and record the information. now एक एग्जांपल से समझते हैं डॉक्यूमेंट का मतलब. सो एक लॉयर एक पुरानी मॉन्यूमेंट की फोटो दिखाता है जिसमें उस मॉन्यूमेंट पर एक पत्थर पर लिखी गई इंस्क्रिप्शन दिखाई गई है. मतलब उस फोटो पे एक पत्थर पर लिखी गई इंस्क्रिप्शन दिखाई गई है. तो ये फोटो एक डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये एक पत्थर पर लिखी गई इंस्क्रिप्शन का रिप्रोडक्शन है. इंस्क्रिप्शन का मतलब होगा, आप कभी पुराने कहीं पे गए हो, किले में गए हो जैसे ताजमहल या रेड फोर्ट, तो वहाँ पे दीवारों में कुछ खुदा खुदा लिखा होता है डॉट 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 करके, तो दैट इज योर इंस्क्रिप्शन. सो दिए गए डेफिनेशन के हिसाब से ये एक डॉक्यूमेंट है. ये फोटो हमें जानकारी दे रही है जैसे कि कोई लिखा हुआ डॉक्यूमेंट देता है. अब कुछ इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं जो कि हमें सेक्शन 2D के अंदर दी गई हैं और ये बता रहा है कि अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड, printed, lithographed or photographed documents, a map or plan is a document, and fourth, an inscription on a metal plate or stone is a document. So inscription हमने देखा जो कि खुदाई कुछ गढ़ रखा होता है हमने दीवारों पर या पत्थरों पर, so that is also a document. A caricature is also a document. और आपने ईमेल्स पर, सर्वर लॉग्स पर, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन पर जो डॉक्यूमेंट्स, मैसेजेस, वेबसाइट, लोकेशन एविडेंस और वॉइसमेल जो डिजिटल डिवाइसेस पर स्टोर्ड हैं वो भी आपके एक डॉक्यूमेंट माने जाते हैं. और नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करें तो वो हमें दी गई है 2E के अंदर एंड इट टॉक्स अबाउट एविडेंस. एंड अगेन इट इज नॉट डिफाइनिंग व्हाट द एविडेंस इज बट 2E इज टेलिंग अस दैट व्हाट इट मीन्स एंड इंक्लूड्स. सो दो तरीके के एविडेंस बताए गए हैं आपके, एक ओरल एविडेंस होते हैं और एक आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं. फर्स्ट जो बात करता है वो बता रहा है सारी स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग वो स्टेटमेंट्स जो आप इलेक्ट्रॉनिक वे में दे रहे हैं. सो ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोड परमिट्स. सो कोड आपको परमिट कर रहा है ये स्टेटमेंट्स देने के लिए ओरली और इलेक्ट्रॉनिकली, और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेसेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ अ फैक्ट अंडर इंक्वायरी. सो जितने भी मैटर है रिलेटेड टू फैक्ट है और वो इंक्वायरी में है, सो उनके रिलेशन में जितने भी स्टेटमेंट आपको कोर्ट परमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिकली या अदर तरीके से, एंड सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओरल एविडेंस. नेक्स्ट आपको बताता है सारे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स जो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए दिए गए हैं उन्हें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहा जाता है. सो ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. सो इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट का मतलब है आप कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हो, कोर्ट उसको वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट देखा जा रहा है कि वो जेन्युइन है. नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें 2F के अंदर तो वहाँ पे हमें फैक्ट की बताई गई है. सो फैक्ट का मतलब है और इंक्लूड करता है फर्स्ट कोई भी चीज़ें या चीज़ों का संबंध जो सेंसेस के थ्रू परसीव किया जा सकता है.
एंड सेकंड इज कोई भी मेंटल कंडीशन जिसका किसी पर्सन को पता हो. सो एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, हमारे जितने भी 5 सेंसेस हैं अगर उनसे हम सेंस कर पा रहे हैं, दैट इज योर फैक्ट. एंड सेकेंडली, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस. तो मेंटल कंडीशन जैसे मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है, मेरी किसी से लड़ाई है और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसे जान से मारना है और मैं होशो हवाश में ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, ठीक है. या फिर मैं कोई विल बनाने जा रहा हूँ तो देखा जाएगा मैंने दारू तो नहीं पी रखी है कि मैं होशो हवाश में हूँ या नहीं हूँ. जैसे कि 12 साल से बच्चे की मेंटल कंडीशन को माना ही नहीं जाता क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, उनको सही गलत की समझ नहीं होती, तो उनकी मेंटल कंडीशन अलग होती है. तो एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जांपल लेते हैं फैक्ट को समझने के लिए. सो कोर्ट रूम में एक क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है. सपोज करो एक क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, एविडेंस आए जैसे कि विंडो टूटी हुई है और खून की कोई टी शर्ट है, एक गन पाई गई है और विटनेस ने बोला है कि उसने घर के अंदर से जोर की बहस सुनी 2 व्यक्तियों के बीच में. तो डिफेंस लॉयर ने गुड फेथ में एक्ट करते हुए डिफेंस दिया कि एक्यूज वहां पे था ही नहीं, वो तो कहीं और था. सो एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाया गया कोर्ट में और उसको एक्सेप्ट करते हुए फोरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट थी उससे कंफर्म हुआ कि जो गन पे फिंगरप्रिंट्स थे वो एक्यूज के थे. सो ये जितनी भी सिचुएशन आपके सामने मैंने बताई अभी कि खूनी टी शर्ट थी, अंदर से आवाज आ रही थी चिल्लाने की और एक्यूज के फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए, ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि आपके केस को प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं. इसकी इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं. इलस्ट्रेशन फर्स्ट बताती है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट. तो हमने देखा था जैसे खिड़की टूटी हुई है और एक खूनी टी शर्ट मिली है, गन मिली है. सो ऑल दिस इज अ फैक्ट. दैट अ पर्सन हर्ड और सॉ समथिंग इज अ फैक्ट. सो जो विटनेस है उसने सुना था कि 2 लोगों की आपस में बहस हो रही थी जोर से, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट. दैट अ पर्सन सेड सर्टेन वर्ड्स इज अ फैक्ट. सो उसमें जो बहस हो रही थी वो भी विटनेस ने सुनी और बताई कि इनके बीच में ये बहस हो रही थी, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट. And fourthly, that a person holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or was at a specified time conscious of a particular sensation, is a fact. So कि किसी ने एक पर्टिकुलर ओपिनियन रखा हुआ है, एक इंटेंशन थी, वो गुड फेथ में काम कर रहा था या फ्रॉड कर रहा था, या एक पर्टिकुलर वर्ड को एक पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया था, या वो किसी पर्टिकुलर सेंसेशन के बारे में अवेयर था, ये सारी चीज़ें भी आपकी एक फैक्ट मानी जाती हैं. इवन ओपिनियन की बात करें तो एक्सपर्ट ओपिनियन इज ऑल्सो अ फैक्ट. कि एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया था कि इसमें जो गन पे आपके फिंगरप्रिंट्स मिले वो एक्यूज के ही हैं. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट विच इज हेल्पफुल इन डिसाइडिंग अ केस. सो नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर बात करें तो वो हमें 2G में दी गई है फैक्ट्स इन इशू के बारे में, और ये बताता है फैक्ट्स इन इशू का मतलब है वो फैक्ट जो अपने आप या दूसरे फैक्ट्स के साथ मिलके किसी राइट, लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी के होने या ना होने को प्रूव करता है जो किसी सूट या प्रोसीडिंग में असर्ट या डिनाई किया गया है. सो फैक्ट एंड इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स व्हाट, एनी फैक्ट फ्रॉम विच, या तो वो एक्ट अकेला या किसी फैक्ट के साथ जुड़कर द एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस मतलब होना ना होना, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, कि मुझे प्रॉपर्टी जो मिली है वो विल के थ्रू मिली है तो मैं लीगल हायर हूँ भी या नहीं हूँ, लाइबिलिटी क्या ए ने बी का मर्डर करा है या नहीं कर रहा है, या डिसेबिलिटी कि एट द टाइम ऑफ द मर्डर ए वॉज नॉट कॉन्शियस ऑफ हिज माइंड बिकॉज ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड. सो ये जितने भी फैक्ट्स हैं अगर आपने असर्ट करें या डिनाइड करें इन एनी सूट मतलब सिविल सूट, और प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, तो वो आपका फैक्ट इन इशू माने जाएंगे. मतलब मेन फैक्ट्स आर द फैक्ट इन इशू जो कि आपको केस के डिसाइड करने के लिए जरूरी है. और इसकी एक्सप्लेनेशन बोलती है कि जब भी सिविल प्रोसीजर लॉ के अंडर कोर्ट कोई फैक्ट का इशू रिकॉर्ड करती है तो उस इशू का जवाब देने वाले फैक्ट को फैक्ट इन इशू कहा जाता है. So whenever under the provisions of the law for the time being enforced relating to civil procedure, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue. So fact in issue और issue of fact के रिलेशन में हम एक चीज समझते हैं कि एक सिविल केस में कोर्ट को जो है इश्यूज फ्रेम करने होते हैं ऑर्डर 14 रूल 1 के अकॉर्डिंग ऑन ऑल द डिस्प्यूटेड फैक्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर द डिसीजन ऑफ अ केस.
सो व्हेन द रिजल्ट ऑफ द प्लीडिंग ऑन बोथ साइड इज दैट अ मटेरियल फैक्ट, एक अहम फैक्ट है जो कि एक पार्टी अफर्म कर रही है और दूसरी पार्टी उसको मानने से इनकार कर रही है, और जो क्वेश्चन अराइज होता है बिटवीन बोथ द पार्टीज, दैट इज कॉल्ड एन इशू ऑफ फैक्ट. सो व्हेनेवर द कोर्ट रिकॉर्ड्स एन इशू ऑफ फैक्ट, द फैक्ट टू बी asserted or denied in answer to such issue is a fact in issue, and the subject matter of an issue of fact is always a fact in issue. So in other words, what would be described fact in issue in the language of the Evidence Act would become issue of fact in the language of CPC. To make it more clear, let's read some illustrations given. So A is accused of the murder of B. A के ऊपर एक्यूजिशन है कि उसने B का मर्डर करा है और उसका ट्रायल चल रहा है. सो फॉलोइंग फैक्ट्स जो हैं ये इशू में हो सकते हैं, जैसे कि A, दैट A caused B's death, कि क्या A ने ही B की डेथ कॉज करी है. नेक्स्ट, दैट A intended to cause B's death, कि A जो है वो B की मौत करना ही चाहता था, वो चाहता था कि B की मृत्यु हो जाए. नेक्स्ट, दैट A had received grave and sudden provocation from B, तो B जो है उसने उत्तेजित करा था किसको, A को, कि वो उसकी मौत कर बैठा. सो नेक्स्ट, दैट A at the time of doing the act which caused B's death, मतलब जिस भी तरीके से B की डेथ कॉज हुई है A के द्वारा, और A जो उस समय है बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब है उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और उसने B की मौत कर दी. तो ये जितने भी फैक्ट्स हैं ये सारे फैक्ट्स इन इशू हो सकते हैं. दैट A कॉज B's डेथ, और उसने इंटेंशन थी A की कि B की डेथ कॉज हो जाए, और A को एक सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, उत्तेजना मिली थी B से. एंड A जो है जब वो मर्डर कर रहा था B का, तो क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का था उस समय, तो वो जान नहीं पाया कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है. सो ऑल दिस इज एज ट्रीटेड एज अ फैक्ट्स इन इशू. एंड नेक्स्ट डेफिनेशन provided under section 2H is may presume. So whenever it is provided by this adhiniyam that the court may presume a fact, it may regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call proof of it. So जब भी इस अधिनियम में कहा जाता है कि कोर्ट एक फैक्ट को मे प्रिज्यूम कर सकती है, इसका मतलब है कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव्ड मान सकती है जब तक वो डिस्प्रूव ना हो, या फिर उसका प्रूफ मांग सकती है. सो नेक्स्ट डेफिनेशन पे अगर हम जाएं जो है 2I, इट टॉक्स अबाउट नॉट प्रूव. सो एक फैक्ट नॉट प्रूव तब होता है जब ना तो वो प्रूव हो पाए ना तो वो डिस्प्रूव हो पाए, मतलब प्रूव भी नहीं हो रहा है और डिस्प्रूव भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा फैक्ट क्या माना जाएगा कि नॉट प्रूव्ड है. नेक्स्ट डेफिनेशन में बताया गया है कि प्रूव्ड क्या होता है. सो जब एक फैक्ट को देखकर कोर्ट ये मान ले कि वो एग्जिस्ट करता है या उसकी एग्जिस्टेंस इतनी लाइकली है, प्रोबेबल है कि एक समझदार इंसान को लगना चाहिए कि वो एग्जिस्ट करता है, तो उसे प्रूव्ड कहा जाता है. सो अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट. दो सिचुएशन अराइज होती है, एक कोर्ट के लिहाजे से और एक समझदार व्यक्ति के हिसाब से. सो द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, कोर्ट तो मान रहा है कि एग्जिस्ट करता है, और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल, और उसका होना इतना प्रोबेबल मानता है कि अगर एक समझदार व्यक्ति सेम सर्कमस्टांसेस में बैठ जाएगा केस के, तो वो भी यही मान के चलेगा कि ये फैक्ट जो है ये प्रूव हो चुका है. नेक्स्ट डेफिनेशन जो 2K में दी गई है वो रिलीवेंट की है. सो जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट के साथ किसी तरीके से कनेक्टेड हो, जैसे कि इस अधिनियम में फैक्ट्स के रिलेवेंसी के प्रोविजंस में दिया गया है, तब वो फैक्ट रिलेवेंट होता है. सो इस अधिनियम में हमें बताया गया कि कौन से फैक्ट रिलेवेंट है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में है, और चैप्टर 2 के पार्ट 2 के चैप्टर 2 की जो हेडिंग देखोगे आप, वो देखोगे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स. तो फैक्ट की रिलेवेंसी हमें अधिनियम में ही बताइए कि कौन से फैक्ट रिलेवेंट होंगे. तो 2K बोलता है, अ फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर फैक्ट इन एनी ऑफ द वेज रेफर्ड टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम अंडर चैप्टर 2 पार्ट 2 which is relating to the relevancy of the facts. नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ड जो कि हमें दे रखा है 2L में, दैट इज शैल प्रिज्यूम. सो जब इस अधिनियम में कहा जाता है कि कोर्ट को एक फैक्ट को शैल प्रिज्यूम करना है, तो कोर्ट उस फैक्ट को प्रूव्ड मान लेगी जब तक वो डिस्प्रूव ना हो. सो दिस अधिनियम इज डायरेक्टिंग द कोर्ट टू प्रिज्यूम अ फैक्ट दैट सच फैक्ट इज प्रूव्ड, एंड वो प्रूव कब तक माना जाएगा, जब तक कि उसको डिस्प्रूव ना किया जाए. और इसी अधिनियम में हमें आगे के सेक्शन में बताया गया है कि किन किन सिचुएशन में द कोर्ट इज डायरेक्टेड टू प्रिज्यूम दैट सच अ फैक्ट इज प्रूव्ड.
So whenever it is directed by this अधिनियम that the court shall presume a fact, then the court will have to presume a fact that such fact is proved unless and until it is disproved. So जब तक वो disprove नहीं होता है fact, तब तक court मान के चलेगा. उसके लिए एक direction है कि वो मान के चले such a fact is proved. नेक्स्ट सब क्लॉज 2 में हमें बता रखा है कि यहाँ जो वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं और जो डिफाइन नहीं किए गए हैं, मतलब यूज तो किए गए हैं बट डिफाइन नहीं करे गए हैं, लेकिन आईटी एक्ट 2000 या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता 2023 में डिफाइन किए गए हैं, उनका वही मतलब होगा जो उन एक्ट्स और संहिता में दिए गए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 2 which was dealing with the definition part in the Bharatiya Sakshi Adhiniyam. Thank you.